मुकेश सुरैन के कार्यकाल में हमने साउथ दिल्ली एमसीडी में भी हड़ताल देख ली। साउथ दिल्ली एमसीडी का पैसा कहां चला गया? तो एक तरफ आप आज भी निर्भर हैं फंड्स के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम एमसीडी को ही आत्मनिर्भर बना देंगे, हम उसी से इतना उपार्जन कर लेंगे कि दिल्ली सरकार पर उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं होगी। तो जनता क्यों ना उस तरफ मूव करे। अब करीब करीब 10 साल होने वाले हैं यूनिफाइड एमसीडी से 3 भागों में बटे हुए एमसीडीज को। नॉर्थ दिल्ली के पास 5 बड़े अस्पताल हैं, साउथ दिल्ली एमसीडी के पास अस्पताल क्यों नहीं? क्यों अस्पतालों का निर्माण इन 10 सालों में नहीं? एज अ म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ साउथ दिल्ली एमसीडी आप थोड़ी सेफ सिचुएशन में जरूर हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अगर इसको यूनिफाइड कर दिया जाए तो समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी? 2017 में पार्टी द्वारा सभी निगम पार्षदों के जो सिटिंग निगम पार्षद थे उनकी टिकट काट दी गई। 2022 में कुछ ऐसे ही नतीजे हमको फिर देखने को मिलेंगे या इस बार पार्टी आप लोगों के कार्य से संतुष्ट है? ऐसा क्या है कि दिल्ली की गद्दी भाजपा से बेहद दूर नजर आती है? दिल्ली बीजेपी विपक्ष में है, कांग्रेस को तो नकार दिया है, स्टिल आप उनके खिलाफ हमलावर नहीं हो पाते। तो कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस सही कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम तो नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जनप्रतिनिधि के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। जनप्रतिनिधि के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं नरेंद्र चावला, पूर्व में मेयर, साथ ही साथ पूर्व नेता सदन और निगम पार्षद जनकपुरी वेस्ट से, भारतीय जनता पार्टी के साउथ दिल्ली एमसीडी के और दिल्ली के बड़े नेता हैं। पहले संगठन में भी काफ़ी बड़े पद पे थे और फिलहाल साउथ दिल्ली एमसीडी के अंदर कई क्षेत्रों में कार्य देख रहे हैं। नरेंद्र जी, चुनाव बड़े समीप है और चुनाव से पूर्व चूंकि बयानबाजियों का दौर, आरोपों का दौर लगातार चलता रहता है, वो फिर शुरू हो गया है। पिछले 3 सालों से अगर मैं सिर्फ 1 साल पीछे आपको रिकॉल करवाऊं तो इसी समय पिछली बार हम फिर मिले थे। जगह थी अरविंद केजरीवाल का घर, जहां पे आप लोग बैठे हुए थे 13,000 करोड़ रुपए के लिए, जो देना था दिल्ली सरकार को आपके अनुसार। वो पैसा आपको मिला नहीं, आंदोलन विफल रहा। आज के दिन आप लोगों ने हंगर स्ट्राइक की थी पूरी दिल्ली में, वार्ड लेवल पे। 1 साल बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, अखबारों में बयानबाजियों का दौर है और दिल्ली इस वर्ष डेंगू से परेशान रही है। क्या इन सब मसलों को देखते हुए भी आपको लग रहा है कि भाजपा चौथी बार एमसीडी में रिपीट कर पाएगी? जी प्रभात जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और जो बात आपने कही है कि चौथी बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वो बिल्कुल सत्य है। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत से सरकार होगी और दिल्ली आम आदमी पार्टी के लोगों से परेशान है, उनकी कुरीतियों से परेशान है, उनकी नीतियों से परेशान है, उनके काम करने के ढंग से परेशान है। वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस सिविक एजेंसी में चुनेंगे। लेकिन सर, सिविक एजेंसी में भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कहीं दिल्ली वालों को खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि कब तक दिल्ली वाले फुटबॉल बने रहेंगे और पासिंग द पार्सल गेम आप लोग खेलते रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसाधनों की कमी के बावजूद भी जिस प्रकार से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और हमारे पूरे निगम के अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने जिस प्रकार से सेवा की है, वो सेवा उनको जरूर इस दोबारा से सत्ता में निगम में काबिज करेगी। हमारी सब विविधताएं और हमारे जो संसाधनों की कमी है, संसाधन कम है, ये सब दिल्ली की जनता जानती है, वो जागरूक हैं और हम भी उनके बीच जाकर के उनका दरवाजा हमारे कार्यकर्ता खटखटाएंगे और उनको बतलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके हितों का, उनके चीज़ों का ध्यान रख सकती है, उनके हितों का ध्यान रख सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनें। नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि साउथ दिल्ली एमसीडी के जब दोबारा मेयर बने, यानी कि आखिरी टर्म का जो मेयरशिप थी आपकी मुकेश सुरैन को जब मिली, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि लगातार फंड क्राइसिस से एमसीडी जूझ रही है। उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली एमसीडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूर्व में मेयर रहे हैं, आपके साथ मेरी कई बार बातचीत हो रखी है। कमलजीत सहरावत जो कि पहली मेयर रही थी इस वाली टर्म की, उनसे ही बातचीत हो रखी है, उन्होंने भी इन चीज़ों को सही ढंग से संभाला। मुकेश सुरैन के कार्यकाल में हमने साउथ दिल्ली एमसीडी में भी हड़ताल देख ली। साउथ दिल्ली एमसीडी का पैसा कहाँ चला गया? देखिए, अल्टीमेटली जो राज्य की सरकार होती है
उनको सिविक एजेंसी को फंडिंग करना है और दिल्ली फाइनेंस जो कॉरपोरेशंस हैं उनके तहत ये पूरी योजना बनती है। और वो ये दिल्ली फाइनेंस का जो वित्तीय आयोग है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये दिल्ली सरकार का बनाया हुआ है। उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करना, उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना और उनके हिसाब से पैसे देना, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं और जानबूझ करके दिल्ली की जनता के साथ वो खेल खेल रहे हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, बल्कि वो दिल्ली की जनता का भला नहीं चाह रहे हैं। वो इस षड्यंत्र को रच करके दिल्ली नगर निगमों पर काबिज होना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये इसमें दिल्ली की जनता समझदारी से वोट करेगी और ये उसमें वो विफल होंगे, ये मेरी सोच है इसमें। नरेंद्र जी, आपके सवाल ने ही दिल्ली वालों को एक जवाब, आपके जवाब ने ही दिल्ली वालों को एक सवाल दे दिया है और वो सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी शासित एमसीडी है जो कि फंड्स के लिए दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंट है। उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव वे में फाइनेंस कमीशन को लागू किया, ये आप भी कहते हैं, कोर्ट में भी लगातार ये बात चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो एक तरफ आप आज भी निर्भर हैं फंड्स के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम एमसीडी को ही आत्मनिर्भर बना देंगे, हम उसी से इतना उपार्जन कर लेंगे कि दिल्ली सरकार पे उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं होगी। तो जनता क्यों ना उस तरफ मूव करेगी? वो अपने महकमे तो सुधार नहीं पा रहे, इतना बजट होने के बावजूद भी आज दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी जो उनके द्वारा वो चलाए जा रहे हैं वो सब घाटे में हैं, उसका वो ऑडिट नहीं करा रहे। और मैं एक बात आपको ये भी कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर में अभी कुछ कमी आई होगी, लेकिन हमने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का बहुत से साधन जुटाए हैं और हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा ग्लोबल शेयर है, जो पैसे हमारे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से मिलने चाहिए, उस पर भी उन्होंने रोक लगा रखी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर, कोई भी दिल्ली में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या उसकी कोई खरीद फरोख्त होती है, उसमें जो उस पे जो स्टैंप ड्यूटी लगती है और उसमें भी एमसीडी का पैसा होता है, 1% चार्ज एमसीडी को मिलना होता है। इसी प्रकार से जो नई और पुरानी गाड़ियों की भी खरीद फरोख्त होती है, उसमें भी जो कुछ पैसा है नई गाड़ी के ऊपर कुछ टैक्स लगता है, उसके भी एवज में हमें जो पैसा मिलना होता है, वो पैसा भी पिछले कई समय से उन्होंने देना बंद कर दिया है। ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो दिल्ली की जनता के खिलाफ और अपने महकमे उनसे संभले नहीं संभल रहे हैं। प्रदूषण का बुरा हाल है, शराब नीति लाकर के बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करने की बात की है। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम मोहल्ले में वो सर्वे कराएंगे, कहीं महिलाएं जो हैं अगर शराब के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगी या खिलाफत करेंगी या आंदोलन करेंगी तो हम वो ठेका बंद कर देंगे। ये आज से बहुत साल पहले उन्होंने बोला था, लेकिन अभी हर वार्ड में 3-3, 4-4 दुकानें खोलने का, दिल्ली को उड़ती हुई दिल्ली बनाने का ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं और वो दिल्ली की जनता समझेगी और इनको उसमें काबिज नहीं होने देगी। और हम कोर्ट के में भी गए हैं अपने पैसे को लेने के लिए और हम केंद्र सरकार से भी गुहार लगाएंगे कि हमारा पैसा जो है दिल्ली सरकार के माध्यम से, एलजी के माध्यम से हमें वापस दिलाया जाए ताकि हम दिल्ली की जनता की और सेवा कर सके। आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया सर यहाँ पे और जिक्र किया दिल्ली सरकार के कुछ टैक्सेस का भी जो उनको आप पर देना बनता है। आपके पास भी तो कमाई के कई साधन हैं जिसमें से सबसे बड़ा एक साधन है बिलबोर्ड्स। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ये आरोप लगाते हैं कि वो विज्ञापन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जब ये कार्यकाल शुरू हुआ है आपके यहाँ से लेके लगभग तुगलकाबाद तक जितने भी बिलबोर्ड्स थे उस पर एमसीडी का विज्ञापन था। मैं किसी भी सरकारी विज्ञापन के ऊपर किसी भी व्यक्ति का चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके पीछे की वजह यह है कि वो सरकार की नीति है, वो चाहे निगम की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उसमें ना अरविंद केजरीवाल को अपना चेहरा लगाने का हक है, ना ही नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा लगाने का हक है, ना ही आपके मेयर साहब। इतना पैसा तो आपने भी जाया किया ना ये बोर्ड्स के ऊपर पैसा लगा के। नहीं, इसमें क्योंकि कोरोना काल के चलते जो बिल बोर्ड्स और यूनिपोल्स का काम था और भी जो सब काम धंधे थे वो लगभग समाप्त हो गए थे। यूनिपोल्स पे भी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देना
बंद कर दिया था। बहुत सारी जो एड एजेंसीज हैं वो सब घाटे में चली गई थी। इसी प्रकार से पार्किंग का जो काम था, जहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए था, वो भी नहीं आया, क्योंकि वो भी काम बंद हो गए। लोगों के दफ्तर कार्यालय बंद हो गए, जो है सब जगह आने जाने पर रोक लगा दी गई। तो इसलिए वहाँ से भी जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। इसलिए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थोड़ा सा लास्ट के इस ईयर में आते आते थोड़ा सा इस मामले में वो कमी आई है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अन्यथा हम अपने रेवेन्यू को, अपने कामों को चलाने के लिए खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ऐसा हमने आगे से भी आने वाले समय के लिए भी प्लानिंग की है कि हमें इन पर निर्भर कम रहना पड़े, इन पर हम निर्भर ना रहें। इसीलिए लेकिन जो हमारा शेयर है, जो कानून में लिखा है कि हमारा शेयर मिलना चाहिए, वो पैसा तो हमें मिलना ही चाहिए। अब करीब करीब 10 साल होने वाले हैं यूनिफाइड एमसीडी से 3 भागों में बटे हुए एमसीडीज को। नॉर्थ दिल्ली के पास 5 बड़े अस्पताल हैं, साउथ दिल्ली एमसीडी के पास अस्पताल क्यों नहीं है? क्यों अस्पतालों का निर्माण इन 10 सालों में नहीं हुआ? नहीं हुआ है निर्माण क्यों नहीं हुआ है? तिलक नगर में बड़ा अस्पताल बनाया गया है, कालकाजी में बड़ा अस्पताल बनाया गया है, नेहरू नगर में एक टीबी हॉस्पिटल बनाया गया है। तीनों अस्पतालों को बनाया गया, निर्माण किया गया है, बल्कि वहाँ डायलिसिस और सब सुविधाएं दी गई हैं। इवन कोरोना काल में भी वहाँ बेड्स की व्यवस्था की गई। अभी वहाँ ऑक्सीजन के प्लांट्स तीनों जगह लगा दिए गए हैं। और उनमें लेकिन सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने डेवलप किया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास फिर वही बात आती है कि थोड़े संसाधन कम है, इसलिए पहली प्रायोरिटी हमारी सफाई की होनी है, वो उसकी तनख्वाह देने की होनी है। पहली प्रायोरिटी जो हमारे पास एम्प्लॉई, जो कि हमने डेंगू चिकनगुनिया के लिए डीबीसी के वर्कर्स रखे थे, दिल्ली सरकार के कहने पर रखे थे, उनका हमारे पास पत्र है कि इनकी तनख्वाह भी हम देंगे, लेकिन वो आज तक उनकी तनख्वाह हमारे पर पिछले कुछ समय से उन्होंने देनी बंद कर दी, वो भी तनख्वाह हम दे रहे। तो पहला काम होता है जो हमारे पास कर्मचारी हमारे पास काम कर रहे हैं, वो उनको पहले से उनका पालन करना, और जो बेसिक हमारी ड्यूटीज हैं जो सिविक एजेंसीज की होती हैं उसको पूरा करने का है। तो उसको हम पूरा, प्राइमरी जो ड्यूटीज हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब जब जरूरत पड़ी है तो हमने उस भूमिका में भी हमने निभाया है। कोरोना काल में लोगों को राशन बांटा है, लोगों को सेवाएं दी हैं, सूखा राशन, गीला राशन, हर तरह का राशन भी दिया गया है। उनके हमारे इसमें वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए इन सब पे। और राधा स्वामी सत्संग का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसको चलाया गया टेम्परेरी तौर पर, वहां भी बहुत सारी सुविधाएं निगम के द्वारा दी गई हैं। उसका भी जो तय हुआ था कि ये पैसा निगम को दिल्ली सरकार लौटाएगी, लेकिन वो भी आज तक उन्होंने दिया नहीं है। और वो जब उनसे कहा जाता है तो वो पत्र व्यवहार में ही हमारा समय व्यर्थ कर देते हैं। अब बहुत कम समय रह गए हैं चुनाव में। 2016-15 की बात है, ये 15-16 की बात है, जब पहली बार 3 एमसीडीज चली थी दिल्ली के अंदर जो यूनिफाइड हुआ करती थी। तब एक दलील दी गई थी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की तरफ से और ईस्ट दिल्ली एमसीडी की तरफ से कि एमसीडी को दोबारा जो है वो एक कर दिया जाए। इससे ये होगा कि साउथ दिल्ली से जो पैसा आ रहा है साउथ दिल्ली एमसीडी से, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ दिल्ली को भी और ईस्ट दिल्ली को भी भरने, उनके पेट को भरने का, उनके खर्चों को चलाने का कार्य देगा। अगले 5 साल में ये वर्स्ट रूप हमने देखा है कि लगातार वर्कर्स प्रोटेस्ट पे रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली के बहुत ज़्यादा रहे हैं, ईस्ट दिल्ली के भी रहे हैं, उसके कंपैरिजन में साउथ दिल्ली के कम रहे। एज अ म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ साउथ दिल्ली एमसीडी, आप थोड़ी सेफ सिचुएशन में ज़रूर हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अगर इसको यूनिफाइड कर दिया जाए तो समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी? ये नीतिगत मामला है, उसको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर पूरी बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यूनिफाइड किया जाए या अलग अलग रखा जाए, किसी में मुझे कोई एतराज़ नहीं है पर्सनली, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई काम में कोई कमी आएगी या तेज़ी आएगी। लेकिन जिस प्रकार से चल रहा है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को अगर एक किया जाता है तो नो डाउट जो पहले प्रायोरिटी होती है उस पर काम किया जाता है। लेकिन हमारी ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू अधिक से अधिक जनरेट करें, और जो हमारा हक का पैसा है वो हमें ज़रूर मिले, ताकि हम इस एजेंसी को, अथॉरिटी, सिविक एजेंसीज को अच्छी तरह से भले भांति चला सकें, ताकि लोगों के आंखों से आंसू पहुंचने का काम जो सिविक एजेंसी का होता है वो हम पूरी तन्मयता से करना चाहते हैं। सेवा ही संगठन है, ये हमारी पार्टी का फार्मूला है, यही इसी पर हम चलते हैं और हम सेवा करते रहेंगे। 2017 में पार्टी द्वारा सभी निगम पार्षदों के, जो सिटिंग निगम पार्षद थे, उनकी टिकट काट दी गई थी। 2022 में कुछ ऐसे ही नतीजे हमको फिर देखने को मिलेंगे, या इस बार पार्टी आप लोगों के कार्य से संतुष्ट है?
अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई फैसला आएगा, लेकिन अगर कोई फैसला पार्टी करेगी तो उसके लिए सबको तैयार रहना, इसमें क्या बात है। अगर पिछली बार हुआ था, इस बार भी हो सकता है और हो सकता नहीं भी हो। ये तो पार्टी ने इंडिविजुअल्स की कार्यशैली, उनका वर्किंग, वो सब पार्टी हर समय नोट करती है और उसको संज्ञान में लेती है, और पार्टी जो फैसला करेगी वो सभी पार्षदों को मंजूर होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है व्यक्तिगत तौर पे कि ये फैसला इस तरह से होगा, क्योंकि पार्टी की जब जहाँ इस तरह की कोई इंटरनल बैठक हुई है, मीटिंग्स हुई है, उसमें ये क्लैरिटी से कहा गया है कि जिन लोगों के काम अच्छे हैं उन सबको टिकट दी जाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद, दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद 5 साल के लिए भाजपा का शासन रहा दिल्ली में, आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए। उसके बाद कई चुनाव हुए और दिल्ली को 2 ही मुख्यमंत्री मिले। 15 साल करीब शीला दीक्षित का शासन रहा और तीसरे टर्म में अरविंद केजरीवाल भी हैं। लंबा सूखा है आप लोगों का। इसी बीच 3 बार आप एमसीडी में आए ज़रूर, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ऐसा क्या है कि दिल्ली की गद्दी भाजपा से बेहद दूर नजर आती है? नहीं, अभी देखिए आप, एमसीडी में भी एमसीडी पूरे बहुमत से आएगी और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी और आगे आने वाले केंद्र सरकार के देश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। 3 टायर होगा ताकि देश का, दिल्ली का विकास ठीक से हो सके, ये निश्चित है। और दिल्ली के बारे में अभी जो लोग, जिस प्रकार से दिल्ली को रौंदा गया है, जिस प्रकार से लोगों को लूटा गया है, जिस प्रकार से दिल्ली के बारे में नीतियां बनाई गई हैं, वो सब दिल्ली को ख़राब करने के लिए हैं। मैं आपके चैनल से जो आप कह रहे हैं कि 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उन्होंने विकास के काम किए, लेकिन अभी आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई भी काम, नया स्कूल बनाया नहीं, नया पुल बनाया नहीं, नए अस्पताल खोले नहीं, नया कॉलेज कोई बनाया नहीं, एक स्मॉग टावर लगाया वो भी चलता नहीं। यमुना को क्लीन करूंगा, अगले साल डुबकी लगाऊंगा, अगले साल इसमें वहाँ वो साइड पे बना दूंगा, एक बड़ा दर्शनीय स्थान बन जाएगा, इसमें मैं ये कर दूंगा, वो आज तक गंदी है, दूषित है। जो एसटीपी प्लांट्स लगाने थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके लिए इनको 2500 करोड़ रुपया मिला है, वो भी उन्होंने नहीं लगाए, जो नितिन गडकरी जी ने इनको दिए। जो सड़कें बनानी, आप देखिए जर्जर हालत है। प्रदूषण क्यों हो रहा है? डस्ट से हो रहा है। ये बार बार पराली का नाम लेते हैं, जो साइडों पे डस्ट है, जो दिल्ली की सड़कों पे डस्ट है, क्योंकि वो टूट गई हैं, खस्ता हालत में है, इनको बनाने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया जो करना चाहिए था। उसके लिए इनको कुछ काम इन्होंने किया नहीं। कोई काम आप देखिए, ड्यूसिप के काम से हैं। अब झुग्गी झोपड़ी में अगर कोई टॉयलेट लगाना है तो वो तो इनका काम है ना, वहाँ कोई सड़क बनानी तो वो तो इनका काम है, बड़ी रोड्स इनको बनानी है। तो कोई काम इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़े नाले इन्होंने सफाई करने हैं। बरसात में दिल्ली क्यों डूब जाती है? क्योंकि जो बड़े नाले हैं जो साफ होने चाहिए वो ये क्लियर करते ही नहीं। हम लोग उसकी सफाई करते हैं, लेकिन वो हमारी सफाई भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो अल्टीमेटली बड़े नाले में गिरता है। जब बड़ा नाला ही साफ नहीं है तो वो चौक हो जाएगा, जब चौक हो जाएगा तो दिल्ली की सड़कें सब पानी से लबालब भर जाती। अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये कई काम करते रहते हैं, और इसी प्रकार से ये प्रदूषण के भी मामले में और सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि ये दोष इनका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इनका काम है। जो इतने 1000 करोड़ रुपए अब ये का बजट है, उसमें खर्च कहाँ कर रहे हैं उसका कोई ऑडिट नहीं है। 40,000 रुपए की दवाई खरीद करके 15 लाख उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा के 15 करोड़ रुपए पराली के लिए मैंने पूसा से दवाई खरीदी 40,000 में। 15 करोड़ रुपए के विज्ञापन दे देंगे। विज्ञापन खाली दिल्ली में नहीं देंगे, वो कर्नाटक में भी देंगे, वो गोवा में भी देंगे, वो पंजाब में भी देंगे, वो जम्मू कश्मीर में भी देंगे। तो राजनीति का हमाम है, यहाँ सब एक जैसे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन दिल्ली में कहाँ नहीं? दिल्ली भारत की राजधानी है। हाँ। दिल्ली में अपने आप को कोई प्रोजेक्ट करने के लिए या कोई सरकार अपने कामों को बताने के लिए लगा सकती है, वो तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली से बाहर क्यों लगा रही है, वो अपनी समझ से बाहर। भी अपना राजनीतिक एक्सपेंशन करना है। हाँ, क्या है, डेमोक्रेसी ने उनको भी ये अलाउ किया है। नहीं, ये डेमोक्रेसी अलाउ कर रही है। यहाँ की खून की गाड़ी से कमाया हुआ टैक्स का पैसा विज्ञापनों में कर्नाटक में और गोवा में और अरुणाचल में लगेगा। ये कहाँ के लोग? अब ये अन्याय है लोगों के साथ। अब यहाँ पे फिर एक सवाल होता है कि दिल्ली बीजेपी विपक्ष में, कांग्रेस को तो नकार दिया है,
स्टिल आप उनके खिलाफ हमलावर नहीं हो पाते। तो कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस सही कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमलावर हैं हम। हाँ। और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, वो हम कर रहे हैं। हाँ। लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लोग जागरूक होंगे और निश्चित तौर पर निगम, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक अंतिम सवाल लेके मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। मैं शिक्षा के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बातचीत करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने इस बार कई ऐसे नतीजे दिए हैं जिनके ऊपर बातचीत और बहस हो तो शायद कुछ अच्छा निकले, लेकिन फिलहाल खुशी मनाने की बात यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल से भी नीट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, IIT में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपके निगम स्कूलों में भी 1,11,000 पिछली बार दाखिले हुए थे। इस चीज़ के लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमने उस दौर में भी कहा था कि ये जो दौर गया है ये डिस्टर्बेंस का दौर था, फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था, इसीलिए प्राइवेट स्कूल से बच्चे उठ के सरकारी स्कूलों की तरफ गए हैं। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो क्या आप रिटेन कर पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। दिल्ली में बजट स्कूल्स हैं, बजट स्कूल्स में EWS के बच्चे पढ़ते हैं। इन EWS को RTE के द्वारा एडमिशन दिलवाया जाता है और ये जिम्मेदारी सरकारों की रही है। और यहां पे हम एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं कि जो दिल्ली को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं उनका पैसा 2 सालों से दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली और इनफैक्ट साउथ दिल्ली में भी अनियमितता देखी गई है। और चूंकि विपक्ष में आप हैं, शिक्षा का इतना बड़ा मॉडल प्रचारित किया जा रहा है और उसके नीचे इतनी बड़ी सेंध है, आपके द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन मॉडल के तरफ कभी बात करते हुए हम लोग देख पाएंगे? वो सिर्फ प्रचारित करते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और हम लोग काम करते रहते हैं। निगम के अगर आप स्कूलों की तरफ देखें, मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 500 से ऊपर 568 या ऐसे कुछ स्कूल हैं। अगर आप उनके शिक्षा के स्तर को देखें जाकर के और उनके स्कूल की बिल्डिंग्स को देखिए, उनके मिड डे मील को देखिए, हम लोग शिक्षा में मूल चूल परिवर्तन ला करके जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो नीति शिक्षा नीति बनाई है उसकी आधार पर लोगों को नीचे से शिक्षा देकर के प्रारंभ करना चाहते हैं। और लेकिन अभी हमारे साथ कमी कहाँ आती है? वो कमी ये आती है कि जो स्कूल हम पहले निगम 1ली से 8वीं तक के स्कूल चलाते थे, लेकिन अभी क्या है, प्राइमरी स्कूल 1ली से 5वीं तक का ही निगम के पास काम है। लेकिन हर पेरेंट्स, हर जो अभिभावक है वो ये चाहता है कि मेरा स्कूल में बच्चा जो जाए वो 1ली से लेकर 12वीं तक जाए, ताकि एक बार एडमिशन हो और 12वीं में वो पास होकर के, उत्तीर्ण होकर के निकले और फिर जो है वो कॉलेज में या फर्दर एजुकेशन के लिए जहां भी वो जाना चाहता है तो वो जाए। लेकिन वो हमारे साथ धोखा ये किया गया है कि हमसे वो ले लिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी पहली क्लास से ही अपने स्कूलों को शुरू कर दिया, उसकी वजह से कर दिया है। हाँ, वो उन्होंने चेंज किया है। हाँ। तो इसलिए वो बच्चे ज़्यादा कोशिश अभिभावकों की रहती है कि हमारे एक ही स्कूल में जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार ने तो बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल से निकाल ही दिया। जो बच्चे थोड़े जो शिक्षा में कमजोर थे, तो बच्चों को स्कूल से निकाल देना कोई शिक्षा का मॉडल और वो सब प्रस्तुत करना नहीं है। अभी वो बहुत बड़ा रिजल्ट के ऊपर दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, लेकिन उनसे ये पूछे कोई कि आपने अपने कितने बच्चों को जो है अपने स्कूल से निकाल दिया। इसलिए लोकतंत्र में सर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, ट्रांसपेरेंसी। संसद की कार्रवाइयाँ हम लाइव देख पाते हैं, विधानसभा की कार्रवाई भी हम लाइव देख पाते हैं, निगम की कार्रवाई हमको लाइव देखने को नहीं मिलती। और इसका ये नतीजा निकलता है कि जो कांग्रेस मात्र 12 सीटों पे होती है और उनसे अधिक सीटें आम आदमी पार्टी की होती है, स्टैंडिंग कमेटी में तीसरा मेंबर उनका चुन लिया जाता है कांग्रेस का, जबकि आम आदमी पार्टी का नहीं चुन लिया जाता है। तो अंदर अंदर खाने जो गेम होती है वो देश की जनता को क्यों नहीं पता चलता? देखिए, ये निगम का एक्ट के अनुसार उसको लाइव नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट भी तो किया जा सकता है, उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। हाँ। वो एक्ट को अमेंडमेंट करने का एक प्रोसीजर है। हाँ। उसको हम जरूर आगे आने वाले समय में करेंगे और वो लोगों को नजर आए, ऐसा इसमें कोई, हमें किसी को भी कोई एतराज नहीं है। हाँ, उसका रिकॉर्ड रहता है, उसका लाइव उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन हम उसमें परिवर्तन ला करके उसको हम लाइव चलाने की बात करेंगे और वो हो जाएगा। एक्ट में जो भी प्रावधान है उसको चेंज करने का एक सिस्टम रहता है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो अगले आने वाले सत्र में हम उसको प्रोसेस करेंगे और निश्चित तौर पर उसमें उसको हम करा लेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप कि पार्टी आप पे दोबारा भरोसा जताएगी?
मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैं वो विद्यार्थी नहीं हूँ कि जो एग्ज़ाम आने पे पढ़ाई करता हो। मैंने 5 साल पढ़ाई की है, इसलिए मुझे किसी एग्ज़ाम से किसी उससे डर नहीं लगता। इसलिए मेरे नंबर पूरे हैं और मेरे पे पार्टी पूरा भरोसा जताएगी, ये मैं 100% श्योर हूँ। आम आदमी पार्टी के आने से पहले ये सीट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो फिलहाल असम और नागालैंड में उप राज्यपाल की भूमिका में है, वो यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं। पहली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी उस समय वित्त मंत्री भी रहे थे, बाद में नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। नरेंद्र चावला जी मेयर बने। जनकपुरी के नसीब में ये चीज़ अच्छी होती है कि 5 साल में एक मेयर इनको ज़रूर मिल जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सुरक्षित है और कितनी महत्वपूर्ण भी। आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही है कि इस सीट से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर दिया जाएगा। सच्चाई क्या होगी वो तो चुनावों के बाद पता चल ही जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नरेंद्र चावला से और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दें। कुछ दिनों बाद जब हम उनसे के साथ दोबारा साक्षात्कार करेंगे जनप्रतिनिधि के अगले सेगमेंट में, तो वो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।